मैं हरदीप सिंह हमारे यूट्यूब चैनल @1 पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम आज के टॉपिक पर जिस पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है मुगल काल। मुगल काल के हम सबसे पहले अगर कालक्रम की बात करें तो इसका जो कालक्रम है 1526 से लेके 1857 का जो कालक्रम था, 1526 से लेके 1857 ईस्वी का समय था, जो पीरियड था वो मुगल काल था। अब हम बात करें इसके संस्थापक की बात करें कि 1526 में मुगल काल की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1526 में। और अगर हम बात करें संस्थापक की तो संस्थापक था बाबर। अब बाबर के बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि बाबर कौन था, कहां से था और इसका जन्म कहां हुआ। बाबर के सबसे पहले हम अगर जन्म की बात करें तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ। 14 फरवरी 1483 में। स्थान की अगर हम बात करें तो स्थान है अंदीजान, जो कि फरगना राज्य की राजधानी थी। और जो ये फरगना है कहाँ पर पड़ता था, ये था अफगानिस्तान में। तो मूल रूप से अगर बाबर की हम बात करें तो बाबर अफगानिस्तान से था। अब हम बात करें कि इसके पिताजी का नाम क्या था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। पर अगर हम माता की बात करें तो माता का नाम था कुतलुब निगार खानम। अब बाबर के लिए एक महत्वपूर्ण लाइन कही जाती है कि जो बाबर था, कि जो उमर शेख और कुतलुब निगार खानम के वंशज था, तो इसके लिए एक लाइन कही जाती है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम यहाँ लिख लेते हैं कि बाबर के लिए कहा जाता है कि बाबर जो था वह पिता पक्ष की ओर से तो तैमूर लंग का 5वां वंशज। और अगर मातृ पक्ष की हम अगर बात करें, माता के पक्ष की बात करें तो बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। कि बाबर था पिता पक्ष और माता पक्ष की अगर की तरफ से हम देखें तो ये शूरवीर योद्धा, ये दोनों थे, तैमूर लंग और चंगेज का अपने अपने समय के शूरवीर थे। इन दोनों का रक्त इस बाबर की नसों में दौड़ता था। यह लाइन ये कहता कौन है, इसके बारे में आपको बात करें। एक इतिहासकार है जिसका नाम आता है लेनपुल। लेनपुल कहता है कि जो बाबर की नसें हैं, नसों में जो रक्त दौड़ता है वो मध्य एशिया के दो शूरवीर, एक की हमने भी बात की थी तैमूर लंग और दूसरे का बात हमने की थी चंगेज खान। इन दोनों का रक्त बाबर की नसों में दौड़ता था। अब हम बाबर की बात करें कि बाबर गद्दी पर कब बैठा, अफगानिस्तान में या फरगना में। तो बाबर की जब आयु हुई 11 वर्ष, 11 वर्ष की आयु में यह फरगना का शासक बना था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होगी और 11 वर्ष की आयु में फिर ये फरगना का शासक के रूप में गद्दी पर बैठा। अब यहां से बाबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, कि क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है कि बाबर ने
भारत पर कुल कितने आक्रमण किए। तो अगर बात आ जाए कुल की, तो कुल आक्रमण किए बाबर ने 5। जो पहला आक्रमण था इसका 1519 या 20 के आसपास था। तो पहला अगर आक्रमण की बात करें तो पहला आक्रमण जो हुआ था इसका, वो इसने किया था बैरा बाजोर पर। वह बाजोर पर किया था। दोनों को जीतने के बाद 1519-20 में ये वापस अपने देश फरगना या अफगानिस्तान चला गया था। फिर उसके बाद क्रम से 4 आक्रमण करेगा, जिसके बारे में है हम आगे चर्चा करेंगे। अब बाबर के लिए एक महत्वपूर्ण बात और कही जाती है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने भेजा। कि बाबर ने आक्रमण किया भारत पर, और इस भारत पर आक्रमण किया तो इसका निमंत्रण किसने भेजा। तो यहाँ भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 है तथ्य, दोनों को याद रख लेते हैं और दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर बाबर की जो आत्मकथा की बात करें हम, जिसका नाम आता है तुजुक-ए-बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई स्वयं बाबर द्वारा, इसके अकॉर्डिंग देखें तो बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता पंजाब के सूबेदार, पंजाब प्रांत के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा, जिसका नाम था आलम खां लोधी। इन दोनों ने निमंत्रण भेजा था बाबर को कि आप भारत पर आक्रमण कर दो। अब जो निमंत्रण भेजेगा वो स्वयं नहीं जाता, तो इन दोनों ने निमंत्रण भेजा बाबर के पास, पर उस निमंत्रण को लेके कौन गया। तो जो निमंत्रण दे के आया था बाबर को, उसका नाम था दिलावर खां। कि बाबर को जो निमंत्रण देकर आया था भारत पर आक्रमण का, वो तो दे के आया था दिलावर खां, पर जो योजना बनाई थी वो बनाई थी दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने। अब एक तथ्य तो ये हुआ तुजुक-ए-बाबरी के द्वारा। एक आता है इसी तुजुक-ए-बाबरी का आगे अनुवाद होएगा, जिसका नाम लिखा जाता है, अनुवाद किया गया तुजुक-ए-बाबरी का, तो उसको नाम दिया बाबर नामा। अगर इसके रचयिता की बात करें तो इसकी रचना करने वाला था अब्दुल रहीम खान ये था। अब इस अब्दुल रहीम खान के बाबरनामा के अनुसार बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण राणा सांगा ने दिया। तो अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया, तो अगर उसमें दिया हो कि बाबरनामा के अनुसार तो राणा सांगा, तुजुक-ए-बाबरी के अनुसार तो 2 आ जाएंगे, एक दौलत खां लोधी और एक आलम खां लोधी। अब बात करते हैं हम बाबर की, कि बाबर के समय जो भारत था, भारत प्रदेश जो कि ये 7 भागों में विभाजित था। जो साम्राज्य था ये 7 भागों में विभाजित था। इन 7 में 5 राज्य पर जो शासन कर रहे थे वो तो थे मुस्लिम शासक, और 2 पर थे हिंदू शासक। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू शासकों की। एक आएगा मेवाड़ और दूसरा आएगा विजयनगर। अगर मेवाड़ के शासक की हम अगर बात करें तो इस समय कौन शासक था, राणा सांगा। और विजयनगर की बात करें तो यहाँ का शासक था कृष्ण देव राय, ये था।
इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि बाबर अपनी जो आत्मकथा है उसमें कहता है कि मेरे समय में अगर कुछ सबसे शक्तिशाली शासक था तो वो था कृष्ण देव राय। ये राणा सांगा को नहीं मानता था, ये कहता था कि अगर सबसे शक्तिशाली राजा की अगर मैं बात करूं तो कृष्ण देव राय था। अब इन 5 मुस्लिम शासकों की बात कर ले हम, तो पहले की हम अगर बात करें तो दिल्ली का जो शासक था दिल्ली पर, तो इसके समय में था इब्राहिम लोदी। फिर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा मालवा का शासक था, मालवा का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। तीसरे की हम बात करें तो बंगाल का शासक नुसरत शाह। चौथे की हम बात करें गुजरात, तो इसका शासक था मुजफ्फर शाह द्वितीय। और अगर हम लास्ट की बात करें बहमनी, पांचवें की हम अगर बात करें तो बहमनी का शासक था सलीमुल्लाह। ये 5 शासक थे मुस्लिम और 2 थे हिंदू शासक। अब हम बात करें कि बाबर की जो प्रमुख विजय थी उनके बारे में हम चर्चा कर ले। प्रमुख विजयों में हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमने लिखा था कि बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए। एक की हमने चर्चा कर ली 1519 या 20 के आसपास, फिर वापस अपने प्रदेश फरगना चला गया। फिर जो प्रमुख विजयों में आएगी बात, तो सबसे पहला आएगा 4 विजय की प्रमुख थी, जो कि 1526, 1527, 1528 और 1529, ये 4 समय थे। अब ये क्रम से देखें कि कौन सा युद्ध कब लड़ा, किस जगह पे किस जो युद्ध लड़ा 1526 में वो कौन सा युद्ध के नाम से, 27 वाला कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रख लेना कि जैसे हम देखते हैं कुछ कईयों की आदत होती है कि शादी में गए और जाके देखा भी खा पी के अपना निकल आए बिना बांध के, तो ऐसा ही जो ट्रिक है, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे नाम से याद रहे तो वैसे याद कर लेना, अगर ट्रिक से याद करना है तो वैसे याद कर लेना। ट्रिक है कि पानी पिया, सबसे पहले पानी पिया, जैसे अपने पार्टी में एंटर होंगे तो सबसे पहले जाके पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर की ओर, जाके पानी पिया, देखा भी माल तो खा के अपना खाना खाया और बिना बांध दिए घर की तरफ चल पड़ा, धीरे से रिस्क लिया। तो इसको देखेंगे फा से, तो ये आएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया, इसने जो लड़ा था 21 अप्रैल 1526, और इसमें इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा खासे खानवा का युद्ध, यह युद्ध से लड़ा 17 मार्च 1527, और इस युद्ध में इसने राजपूत संघ को पराजित किया। और इस युद्ध को इसने जो नाम दिया था जिहाद, या जिहाद का नाम युद्ध दिया, या जिहाद की संज्ञा दी। कि क्या था कि इस बाबर की सेना खानवा के युद्ध में पराजित होती देखकर बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दे दी। इसने कहा कि ये युद्ध मेरे लिए नहीं, ये अपने धर्म का युद्ध है, अगर हमारी पराजय होगी तो हमारा धर्म हार गया। तो ये सुनने के बाद फिर क्या हुआ, इसकी सेना वापस उठ खड़ी हुई और इन्होंने राजपूत संघ को पराजित कर दिया। फिर बात करें चल दिया, तो ये युद्ध आएगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 29 जनवरी 1528 को। 29 जनवरी 1528 को यहाँ पर इसने चंदेरी के शासक था जिसका नाम था मेदिनी राय, इसको पराजित किया। लास्ट युद्ध आएगा
यहाँ से घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को, और इसमें यहाँ इसने बंगाल के शासक था जिसका नाम था नुसरत शाह प्लस महमूद लोदी को पराजित किया। महमूद लोदी की सेना, इनकी संयुक्त सेना थी, उनको बाबर की सेना ने पराजित कर दिया। ये तो थे इसके महत्वपूर्ण 4 युद्ध जो कि 26 से 27, 28 और 29 में शुरू किए और विजय प्राप्त की। जैसे ही 29 के बाद अगला साल आएगा 1530 में, तो बाबर का देहांत हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम कर्म से मृत्यु। बाबर की अगर मृत्यु की हम बात करें तो मृत्यु इसकी 26 दिसंबर 1530 में, और मृत्यु के बाद जब बाबर को दफनाया गया तो दिल्ली में आगरा में एक बाग है जिसका नाम है आराम बाग, जहां इसको दफनाया गया। लेकिन बाबर की इच्छा के अनुरूप, जैसे बाबर की इच्छा थी कि जब भी मैं मरूं तो मुझे मेरे देश में ही, काबुल में ही दफनाया जाए, तो फिर बाद में कहाँ दफनाया गया? काबुल में। और काबुल, अगर बाबर के मकबरे का कभी क्वेश्चन आ जाए, अभी आज तक तो क्वेश्चन नहीं आया, पर भविष्य में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में, न कि आगरा में। और यह पहला, अगर हम बाबर की बात करें तो प्रथम मुगल बादशाह जिसने सुल्तान के स्थान पर कौन सी उपाधि ली थी? बादशाह या बादशाह की उपाधि ली थी। और खानवा युद्ध के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की। गाजी का मतलब काफिरों का अंत करने वाला। और बाबर को कलंदर भी कहा जाता था क्योंकि यह अत्यधिक दान प्रिय भी व्यक्ति था, शासक था, तो इसलिए इसे कलंदर भी कहा जाता था। और जो इसने गाजी की उपाधि धारण का क्वेश्चन आ जाएगी, कब धारण की, तो यह बाबर ने खानवा युद्ध के बाद धारण की थी। और बाबर ने ही प्रथम बार युद्ध में तोपखाने का भी प्रयोग किया था। और बाबर के अगर हम बात करें तो 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों के, वैसे तो हम आगे चर्चा करेंगे, लिख लेते हैं नाम बाबर के 4 पुत्र। अगर हम पहले पुत्र की बात करें तो हुमायूं, फिर दूसरे की अगर हम बात करें कामरान, तीसरा हिंदाल और चौथा अस्करी। ये 4 पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे। अगर हम बाबर की पुत्रियों की बात करें तो बाबर की 3 पुत्रियां थी। बाबर की 3 पुत्रियां थी। अब बाबर अगर पूरे की पूरी मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में बाबर सर्वाधिक बागों का भी शौकीन था। बागों का शौकीन था, सर्वाधिक अगर बागों का निर्माण किया, जो बाग बनाए, जैसे आराम बाग हुआ, तो ये सर्वाधिक किसने बनवाए थे? बाबर ने ही बनाए थे। फिर बाबर ने जो भी हाल ही में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर निर्णय दिया है, जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में था, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का काफी समय से विवाद चल रहा था, तो इस बाबर ने ही अपने एक सहयोगी जिसका नाम था मीरा बाकी के माध्यम से अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वाकर इसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कि पहले वहाँ पे राम मंदिर था और बाबर ने क्या किया, मीरा बाकी के सहयोग से क्या किया, इसको बाबरी मस्जिद का रूप दिया। और फिर हम बात करें अगर बाबर की, कि बाबर के लिए एक इतिहासकार है जिसका नाम आता है V.A. स्मिथ।
कि बी.ए. स्मिथ के बाबर के लिए कुछ कथन कहता है। बी.ए. स्मिथ कथन कहता है बी.ए. स्मिथ बाबर के लिए कि यह आत्मकथाओं का राजकुमार, कि इसने बाबर को जो संज्ञा दी, उसने कहा कि बाबर क्या है, आत्मकथाओं का राजकुमार है।